नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में आदिवासियों का एक त्योहार जिसका नाम कर्मा पर्व है, लगातार चर्चा में रहा। कर्मा पर्व एक प्रकार का फसल उत्सव है जो भारत की अलग अलग जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कर्मा उत्सव क्या होता है, इसके मुख्य मिथक क्या है और साथ ही क्या आदिवासियों में कृषि की शुरुआत से भी इसका कोई संबंध है, आज इन सभी पक्षों पर इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि जो कर्मा उत्सव है उसका मुख्य आकर्षण केंद्र है करम वृक्ष। तो इस करम वृक्ष के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि किस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है जिसका नाम है कर्मा उत्सव। साथ ही इस उत्सव के पीछे के जो मुख्य मिथक है, जो कि 7 भाइयों की कहानी से जुड़ता है, उसको भी जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इस उत्सव का संबंध आदिवासियों में कृषि की शुरुआत से भी है। क्या कृषि की शुरुआत ने आदिवासियों के इस उत्सव को, आदिवासियों की इस संस्कृति को प्रभावित किया है। इस पक्ष को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये संस्कृति संबंधी खंडों से जुड़ेगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं, इनका लाभ उठा लें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और खबर यही है कि भारत में कई राज्यों में हाल ही में एक फसल उत्सव जिसका नाम है कर्मा उत्सव आदिवासियों के द्वारा मनाया गया। किन राज्यों में ये मनाया गया है? इन राज्यों में बनाया गया है, उनका नाम है जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये मनाया जाता है। और इस त्योहार का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो आकर्षक केंद्र है, वो है कर्म वृक्ष। करम वृक्ष, करम वृक्ष वस्तुतः करम देवता, जिनको करमसानी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि शक्ति, युवावस्था और जीवन शक्ति से जुड़े हुए देवता है। किन आदिवासियों के द्वारा मुख्यतः ये त्योहार मनाया जाता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुंडा, हो, ओराओ, बैगा, खरिया और संथाल जातियों में, संथाल जैसी जनजातियों में मुख्य रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। इसका समय कब है, कब ये मनाया जाता है? इसका जो समय है वो है भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाया जाता है। जैसे भाद्र माह कैलेंडर के हिसाब से कब पड़ता है? सामान्यतः ये अगस्त सितंबर में पड़ता है। तो अगर किसी महीने के शुक्ल पक्ष को जानना है तो आप किस तरह से जानते हैं? जैसे एक महीने में अगर हम चंद्रमा की अवस्थिति को देखें तो अमावस्या से पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को 15 दिनों की स्थिति में आप बांटते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन की अवधि होती है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या 15 दिन की अवधि है। तो ये जो अमावस्या से पूर्णिमा की 15 दिन की अवधि है, इसको हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और जो ये पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि है, इसको हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्योहार है, जो कर्मा त्योहार आता है, ये वस्तुतः भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मतलब क्या होता है? एकादशी का मतलब है शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है, जो कि वर्ष 2024 में 14 और 15 सितंबर को था। तो हाल ही में 14-15 सितंबर को कर्मा त्योहार मनाया गया है। इसके बारे में हमने ये सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अब हम देखेंगे कि इसका जो मुख्य आकर्षक है, इस आकर्षण केंद्र है कर्मा वृक्ष, उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। और ये त्योहार मनाया किस तरह से जाता है, इस पर जो मानव विज्ञानी है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफी लिखा है। तो कर्मा त्योहार का मुख्य केंद्र बिंदु क्या हुआ? करम वृक्ष हुआ, पवित्र करम वृक्ष इसको कहते हैं। और इसकी जो पूजा की पद्धतियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें भिन्नता भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाती है? मानव विज्ञानी ये कहते हैं कि त्योहार से 7 दिन पहले जो युवतियां होती हैं, जनजातियों की, अलग अलग जनजातियों की जो युवतियां होती हैं, वो नदी से साफ रेत को इकट्ठा करके लाती हैं, और उसमें साफ रेत को जब वो इकट्ठा करके लाती हैं तो 7 प्रकार के अनाज को उस पर उनमें बोती हैं। साथ ही त्योहार के दिन आंगन, या जिसको अखरा भी कहते हैं,
उसमें आंगन में करम वृक्ष की एक शाखा लगाई जाती है। पूजा अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाता है? पूजा अनुष्ठान इस प्रकार से किया जाता है कि जो भक्त होते हैं वो जवा यानी गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं, और जो पुजारी होते हैं जिसको पाहन कहा जाता है वो करम राजा यानी करम देवता की पूजा करते हैं, और जिसके बाद नृत्य और गायन भी किया जाता है। महोत्सव का समापन किस प्रकार से होता है? महोत्सव का समापन इस प्रकार से होता है कि करम शाखा, जो करम का पेड़ होता है उसकी शाखा को जल में विसर्जित किया जाता है, और प्रतिभागियों के बीच, जो इस पूरे उत्सव में जो हिस्सेदारी लेते हैं, प्रतिभागियों के बीच गुड़हल के फूल वितरित किए जाते हैं, और इसके साथ ही इस उत्सव का समापन किया जाता है। बाद में एक और चीज की जाती है, वो क्या की जाती है? त्योहार के समापन पर करम राजा या करम देवता से फसलों की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है, और उसके अंतर्गत खेतों में साल या भेलुआ के पेड़ों की शाखाएं लगाई जाती हैं। ये पूरी पद्धति है, ये पूरा तरीका है कि किस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है जनजातियों के बीच। तो एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में इसमें आपको अंतर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में एक सामान्य रूप प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। 7 भाइयों का मिथक क्या है, जो कि इस पूरे उत्सव का मूल माना जाता है, उसमें 7 भाइयों की कहानी का एक मिथक है। वो मिथक क्या है? वो मिथक ये है कि ये ओडिशा के 7 भाइयों की कहानी से संबंधित है। इसमें माना जाता है कि करम सानी यानी करम देवता की पूजा न करने के कारण इन 7 भाइयों को दंड का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण न केवल उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनकी फसलें खराब हुई, बल्कि उनके मवेशी भी बीमार पड़ गए। इसके बाद गांव के एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने अपना पश्चाताप किया, करम देवता की पूजा न करने का एक पश्चाताप किया, और करम वृक्ष को पुनर्स्थापित करके उनकी पूजा की शुरुआत की, और धीरे धीरे उन्होंने उनकी स्थिति में सुधार हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्षमा भी प्राप्त हुई। एक कहानी ये जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक और कहानी मानव विज्ञानी हरि मोहन ने बताई है, और ये कहानी भी 7 भाइयों से ही संबंधित है। ये कहानी क्या कहती है? ये कहानी ये कहती है कि एक बार 7 भाई खेतों में अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो समय पर उनके लिए खाना लेकर के नहीं आई। इसके बाद जब 7 भाई घर पहुंचे तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नियां करम वृक्ष के पास नृत्य कर रही हैं। उन्होंने नाचते हुए उन्हें पाया, और जिसके कारण उनमें से एक भाई ने क्रोधित होकर के करम वृक्ष की शाखा को नदी में फेंक दिया। इसके बाद उनकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा, भाइयों को कष्ट हुआ और वे बेहद ज्यादा गरीबी में चले गए। एक पुजारी के कहने पर उन्होंने एक करम रानी की खोज शुरू की, क्योंकि पुजारी ने कहा कि इस सब का कारण जो वो कष्ट भोग रहे हैं करम रानी है, इसलिए वो करम रानी की खोज में गए और उन्होंने उसकी पूजा भी करने की शुरुआत करी, जिसके बाद उनकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए करम रानी की पूजा की। एक कहानी ये भी जुड़ी हुई है जो 7 भाइयों से ही संबंधित है। तो इस प्रकार के मिथक इस पूरे उत्सव से संबंधित हैं। साथ ही रांची विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस पर एक काफी काम किया है, जिनका नाम है पार्वती तिर्की, और वो बताती हैं कि आप इस उत्सव को यानी कर्मा उत्सव को आदिवासियों में कृषि की शुरुआत से संबंधित होकर भी देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जो करम त्योहार है इसकी उत्पत्ति आदिवासी समुदायों और विशेष रूप से उरांव कुरुख के बीच कृषि की शुरुआत से भी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ये समुदाय खेती के लिए जंगलों को साफ करते गए, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को जो कृषि चक्र होता है, जो मौसमी कृषि चक्र होता है, उसके साथ भी संबंधित करना शुरू कर दिया। उसके साथ उसका तालमेल बैठाना शुरू कर दिया कि उनकी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे तालमेल रहे उनका मौसमी कृषि चक्रों से। और शरद ऋतु की बारिश के दौरान वे अपने खेतों को पानी देते थे और करम को अनाज को समर्पित त्योहार के रूप में मनाते थे। अनाज को, कौन से अनाज को समर्पित त्योहार के रूप में मनाते थे? धान को समर्पित त्योहार के रूप में मनाते थे। तो इस त्योहार में पाहन यानी पुजारी के नेतृत्व में नृत्य, गायन और भरपूर फसल के लिए प्रार्थना की जाती थी। और साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नाम है पार्वती तिर्की, ये भी बताती है कि इन आदिवासियों ने अपने धान के खेतों में कुछ ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करती थी। कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया? जैसे चिरचिट्टी यानी भूसा फूल का भी इस्तेमाल किया, और सिंधवार जो कि एक पवित्र वृक्ष है उसके तने भी लगाए, और ये प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करते थे। इससे उनकी फसलें भी सुरक्षित रहती थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने, यानी आप कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने
इस पूरे त्योहार की शुरुआत को कृषि पद्धति की शुरुआत से भी जोड़ा है। जैसे जैसे आदिवासियों में कृषि पद्धति की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपने मौसमी फसल चक्रों से भी जोड़ना संबंधित कर दिया और उसी का एक परिणाम हमारे सामने कर्मा त्योहार के रूप में आता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? कर्मा त्योहार पारंपरिक रूप से कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? बसंत के पहले दिन, दूसरा ऑप्शन है भादो या भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, तीसरा ऑप्शन है ग्रीष्म संक्रांति के दौरान, और डी ऑप्शन है नवंबर में फसल कटाई के समय। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।